एक लड़की जो अपने जीवन की सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी। हाल ही में उसका डिवोर्स हुआ था और वो फाइनेंशियली रूप से बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो गई थी। लेकिन फिर भी इतनी मुश्किल दौर में भी जहां पर लोग अक्सर आत्महत्या कर लेते हैं, उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और फैसला किया कि वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी एक नए घर में। उसके बाद उसने एक नया घर रेंट करने के लिए ढूंढने लगी, लेकिन शहर में कोई भी ऐसा घर नहीं था जो उस लड़की के लिए अफोर्डेबल हो, जिस घर को वो अफोर्ड कर पाए। जितने घर थे सब उस लड़की के बजट के बाहर थे। बहुत ढूंढने के बाद भी, बहुत प्रॉपर्टी डीलर से कांटेक्ट करने के बाद भी उस लड़की को कोई भी अच्छा घर बजट में नहीं मिला। बहुत मुश्किल से उस लड़की को एक अफोर्डेबल घर मिला जिसका रेंट वो अफोर्ड कर सकती थी। लेकिन उस घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो घर शहर से 5 किलोमीटर दूर मौजूद एक जंगल में था और वो जंगल बहुत ही ज्यादा घना था, लेकिन घर दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर था और उसमें फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा थी। अब उस लड़की को लगा कि अब बजट कम है और इससे ज्यादा अच्छा घर उसे नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 5 किलोमीटर डेली उसे वॉक करके शहर जाना पड़ेगा। लेकिन जब तक फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं हो जाती, उसे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। उसने ऐसा ही किया, उसने उस घर को रेंट पर ले लिया, लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था आखिर उस जंगल में कौन सा दानव उसका इंतजार कर रहा है। अब उस लड़की का क्या होता है, क्या वो लड़की उस घर से सही सलामत जिंदा बच पाती है या नहीं बच पाती, ये सारी चीजें जानने के लिए जरूर सुने इस कहानी को अंत तक। पुराने रिश्तों को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पुराने रिश्ते तो आप पीछे छोड़कर आ जाते हैं, लेकिन उनकी यादें आप जहां जाते हैं वहां वहां आपका पीछा करती रहती हैं। सुजैन भी इन्हीं मुश्किल हालातों से गुजर रही थी। हाल ही में उसका डिवोर्स हुआ था। वो अपने पति से अलग हो गई थी। अलग होने के बाद अब वो एक नए घर की तलाश में थी, जहां वो पुरानी यादों से दूर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। वो एक प्रॉपर्टी डीलर की कार में बैठी हुई थी और उस प्रॉपर्टी डीलर ने सुजैन को बहुत सारे घर दिखाए थे, लेकिन सुजैन को कोई भी घर उसके बजट में नहीं मिल रहा था। फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से सुजैन किसी भी अच्छे घर को पसंद नहीं कर पा रही थी। दिन भर उस प्रॉपर्टी डीलर ने कई सारी प्रॉपर्टीज सुजैन को दिखाई, लेकिन कोई भी सुजैन के बजट में नहीं थी। सबके रेंट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थे। शाम के समय सुजैन ने उस प्रॉपर्टी डीलर से कहा, तो आपके पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो मेरे बजट में हो? उसके बाद उस प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, देखिए मैम, आप पैसों की चिंता मत करिए। कुछ पैसों के लिए आप क्यों अपना रहना सहना खराब कर रही हैं? मैंने आपको इतने अच्छे अच्छे घर दिखाए हैं, सबके रेंट ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ा सा अप डाउन होगा। कोई अच्छा सा घर देख के पसंद कर लीजिए। वैसे भी आप बहुत अच्छी लिखी पढ़ी लिखी हैं, आपको कोई ना कोई बढ़िया जॉब मिल ही जाएगी, तो आपके लिए रेंट पे करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसके बाद सुजैन ने कहा, मैं जानती हूँ मुझे आज नहीं तो कल एक अच्छी जॉब मिल ही जाएगी, लेकिन तब तक मुझे अपने एक्सपेंसेस बहुत सोच समझ कर ही खर्च करने पड़ेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ प्लीज़ आप मुझे कोई ऐसा घर दिखाइए जिसका रेंट $1000 हो, इससे ज़्यादा ना हो। उसके बाद उस प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, देखिए मैम, अब मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। मेरे कॉन्टैक्ट में जितने भी प्रॉपर्टीज़ थी मैंने सब आपको दिखाई और सबके रेंट भी आपको बता दिए, बट अगर आप इन सब प्रॉपर्टीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती तो सॉरी, मैं यहाँ पर आपको घर नहीं दिला सकता। उसके बाद सुजैन ने कहा, देखिए सर, आप समझ सकते हैं अभी मेरा डिवोर्स हुआ है, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। जो भी मेरी सेविंग्स थी
वही मेरे पास है और उन्हीं के साथ मुझे एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। प्लीज मेरी बात को समझिए, कोई ऐसा घर दिखा दीजिए जो ऑलमोस्ट $1000 का रेंट हो जिसका, समझिए आप। उसके बाद उस प्रॉपर्टी डीलर ने भी सोचा कि शायद बहुत ज़्यादा परेशान है और इसकी हेल्प करनी चाहिए। उसके बाद उस प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, ठीक है मैम, मैं आपको एक प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ, लेकिन आपको उसके $1000 पर मंथ पे करने पड़ेंगे मकान मालिक को। उसके बाद सुजैन ने कहा, हाँ कोई बात नहीं, मैं पे कर दूंगी, कहाँ पर है प्रॉपर्टी? उस प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, देखिए मैम, अगर आपको इस शहर में $1000 में कोई किराए का घर चाहिए तो आपको थोड़े बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करने ही होंगे। आपको ऐसे लग्जरी घर नहीं मिलेंगे जो मैंने दिन भर आपको दिखाए हैं। आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं तो बताइए, मैं अभी आपको घर दिखा देता हूँ, या फिर आप बोले तो मैं सुबह घर दिखा दूँ। उसके बाद उस लड़की ने कहा, यानी कि सुजैन ने, अच्छा कैसे कॉम्प्रोमाइज़, आप डिटेल में बताएंगे? उसके बाद उस प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, देखिए मैम, जो घर है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जिसका रेंट $1000 है, वो शहर से थोड़ा सा आउट पड़ जाता है। मेरे कहने का मतलब है थोड़ा वो जंगली एरिए में है। उस घर के आसपास बहुत घने जंगल हैं और आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर आप ये कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं तो आप उस घर को रेंट पर ले सकती हैं। किसी भी तरह की कोई परेशानी वहाँ पर नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है, वो थोड़ा शहर से हटकर है, जंगलों के बीच में। उसके बाद सुजैन ने सोचा कि अब उसे कहीं ना कहीं तो छत ढूंढनी ही पड़ेगी सर छुपाने के लिए। ऐसे कहाँ वो लवारिसों की तरह भटकेगी या फिर कब तक होटलों में अपने पैसे खर्च करेगी। उसके बाद सुजैन ने कहा, तो ठीक है, आप मुझे एक बार प्रॉपर्टी दिखा दीजिए, उसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ। फिर सुजैन ने जब ये बात कही तब उस प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, चलिए ठीक है, अब वैसे भी मेरे घर जाने का समय हो गया है, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं सुबह सुबह आपको प्रॉपर्टी दिखा दूं। उसके बाद उस लड़की सुजैन ने कहा, देखिए अगर आप मुझे अभी प्रॉपर्टी दिखा दे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मुझे अब जितना जल्दी हो सकता है अपना जो सामान है वो होटल से निकाल कर शिफ्ट करना है अपने खुद के घर में। होटल का जो रेंट है पर डे का वो बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ इस बात को समझिए। उसके बाद उस प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, ठीक है मैम, कोई परेशानी नहीं है, आज थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेंगे, मैं आपको लेकर चलता हूँ। उसके बाद उस प्रॉपर्टी डीलर ने सीधा अपनी कार को मेन रोड की तरफ दौड़ा दिया और वो बहुत घंटों के बाद शहर के बाहर पहुँच गया। शहर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर एक जंगली इलाके में उसने कार को रोक दिया और सुजैन भी सोचने लगी कि आखिर ऐसे जंगल में कौन सा घर हो सकता है। उस प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, मैम देख लीजिए, यही इलाका है, आपको यहीं पर अप डाउन करना पड़ेगा, शहर आने जाने के लिए 5 किलोमीटर का रास्ता है ये। उसके बाद चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सुजैन नीचे उतरी। उसके बाद वो प्रॉपर्टी डीलर के पीछे पीछे चलने लगी। एक कच्ची सड़क से होते हुए वो प्रॉपर्टी डीलर सुजैन को एक घर के पास लेकर गया जो जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। उसके बाद उस प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, ये देखिए मैम, ये घर है, अब यही है आपके बजट में, $1000 आपको पर मंथ यहाँ के मकान मालिक को देना पड़ेगा और आप बिना किसी टेंशन के यहाँ पर रह सकती हैं। बताइए कैसा लगा आपको? उसके बाद सुजैन ने कहा, घर तो बाहर से दिखने में बहुत अच्छा है, मैं इसे थोड़ा अंदर से देखना चाहूँगी। उसके बाद उस प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आप बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं इस प्रॉपर्टी की जो है चाबी जो है वो ढूंढ कर आपको देता हूँ। उसके बाद वो अपनी कार में गया। उसने जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उसका एक सूटकेस बना रखा था, सबकी कीज जो थी वो उसके अंदर थी। उसने कीज खोजी और कीज जो थी वो थोड़ी देर में मिल गई। वो कीज लेकर आया वापस और उसने दरवाजे थे खोल दिए। उसके बाद वो सुजैन को लेके घर के अंदर गया और बोलने लगा, देखिए मैम, ये यहाँ का जो है लिविंग है, ऊपर यहाँ सीधा स्टेयर्स जा रही हैं, ऊपर 3-4 रूम्स हैं बहुत बड़े बड़े आलीशान, और ये आपका किचन है, ये बाथरूम है, और पानी की कोई दिक्कत नहीं है, आपको पानी हमेशा मिलता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी आपको मिलती रहेगी, किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक प्रॉब्लम है, आपको यहाँ से शहर से
आने जाने में बहुत दिक्कत होगी, बस यही प्रॉब्लम है। उसके बाद जब सुजैन ने अंदर से प्रॉपर्टी को देखा तो घर अच्छा था, रहने लायक था, और सबसे बड़ी बात तो उसके बजट में था। तो अब क्या कर सकते थे? अब एक बात है कि भाई मजबूरी में इंसान क्या नहीं करता। फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब थी, महंगे घर अफोर्ड कर नहीं सकते, और सर छुपाने के लिए छत भी चाहिए। उसके बाद सुजैन ने कहा ठीक है, मुझे एक्सेप्ट है ये डील, मैं ये घर रेंट पर ले रही हूँ, और मैं बस आप मुझे शहर में छोड़ दीजिए, वहाँ से मैं कैब करके अपने होटल चली जाऊँगी और सुबह अपना सामान लेकर यहाँ पर आ जाऊँगी रहने के लिए। उसके बाद उस प्रॉपर्टी डीलर ने भी कहा ओके मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी न्यू लाइफ के लिए। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपकी ये जो न्यू लाइफ है ये एकदम खुशियों से भरी हुई हो और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। उसके बाद वो प्रॉपर्टी डीलर और सुजैन दोनों कार में बैठे और कार वहाँ से चल पड़ी। शहर में पहुँचते ही सुजैन उतर गई और वो प्रॉपर्टी डीलर अपने घर की ओर निकल गया। सुजैन ने वहाँ से कैब करी और अपने होटल पहुंची। उसके बाद उसने रिसेप्शन पर अपना कार्ड दिखाया और रिसेप्शन वालों ने रूम की दी और सुजैन अपनी रूम में आ गई। उसके बाद वो बैठे बैठे सोच रही थी कि आखिर उसकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ आ गई। थोड़े दिनों पहले वो अपने हस्बैंड के साथ खुश रहती थी और एकदम आराम से रहती थी, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं थी। उसका हस्बैंड बहुत अच्छा कमाता था, किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होने देता था। लेकिन रिलेशन ख़राब होने की वजह से धीरे धीरे लड़ाई झगड़े होने लगे और अब डिवोर्स भी हो गया। उसके बाद में अब सुजैन को पता चल रहा था कि आखिर वो कितनी ज़्यादा लाचार और बेबस है। पूरी रात सुजैन को नींद नहीं आई, यही सोचकर कि उसकी आगे वाली ज़िंदगी में कौन कौन सी चुनौतियाँ उसे मिलेंगी, और यही सब चीज़ों की टेंशन लेकर पूरी रात सुजैन सोई नहीं। और उसके बाद सुबह होते ही उसने ब्रेकफास्ट वगैरह किया और नहा धोकर वो निकल गई अपने नए घर की ओर। उसने एक ट्रक को बुक किया, सारा सामान उसमें डलवा दिया अपना और पहुंच गई अपने उस जंगल वाले घर में। वहां पर जितनी भी लेबर थी उसने माल को अनलोड करवाया और सुजैन अकेली थी तो सारा सामान उसे सेट करना था खुद, तो उसने बहुत मेहनत से पूरा दिन लगाकर सारा सामान सेट कर दिया। अब उसके पास ज़्यादा सामान था भी नहीं, जो भी था उसने सेट कर दिया और उस घर में रहने लगी। उस दिन के बाद से वो रोज़ शहर जाए, किसी अच्छी सी जॉब की तलाश में इंटरव्यू दे और वापस घर आ जाए। रोज़ उसका यही काम था, इंटरव्यू देने जाए और उसके बाद शाम को वापस आ जाए। लेकिन कहीं से कोई ढंग का रिस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा था। जितने भी कंपनीज में उसने इंटरव्यू दिए सब जगह से वो रिजेक्ट हो गई और धीरे धीरे उसकी जो हिम्मत थी वो टूटने लगी। वो सोचने लगी कि आखिर ऐसा ही चलता रहा तो सेविंग्स के जो पैसे हैं जो इसने इतनी मुश्किल से जुटा कर रखे हुए थे वो भी कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद वो क्या करेगी। ये सब चीज़ें उसकी टेंशन और बढ़ा दे रही थी। उसके बाद वो अपनी पूरी कोशिश करने लगी, कंपनीज में लगातार इंटरव्यू देने लगी कि कहीं भी कुछ भी कोई भी ढंग की जॉब मिल जाए तो सुजैन अपने फ्यूचर को सेव कर पाए। उसके बाद एक रात तकरीबन शाम के 6 बजे वापस सुजैन अपने घर पर आई। वही जंगली कच्चे रास्ते से चलते हुए वो घर के अंदर आई। बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। घर के लाइट्स वगैरह ऑन करी और फैन भी ऑन किया और सोफे पर रिलैक्स होकर बैठ गई। बहुत ज़्यादा थकी हुई थी वो। इतने ज़्यादा इंटरव्यू, इतने ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ों का जो प्रेशर था वो उसके दिमाग पर पड़ रहा था और वो यही सोच रही थी कि कहीं अब वो रोड पर तो नहीं आ जाएगी। अब इससे बुरा क्या ही होगा उसकी ज़िंदगी में। उसका दिमाग टेंशन से फटा जा रहा था। वो उठकर खड़ी हुई, फ्रिज के पास गई, ठंडा पानी का बोतल निकाला और पानी पीने लगी। वो पानी पी ही रही थी तभी अचानक से घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। उसके बाद सुजैन दरवाजे के पास गई और उसने दरवाज़ा खोला। सामने उसने जो देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि उसका जो एक्स हस्बैंड था वो दरवाजे पर खड़ा था और सुजैन जब अपने एक्स हस्बैंड को देखती है तो 1 मिनट के लिए देखती ही रह जाती है। जो भी बातें, जो भी उसने यादें भुलाई थी बहुत मुश्किल से, वो यादें एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने फिल्म की तरह चलने लगी। उसके बाद सुजैन के एक्स हस्बैंड ने कहा, क्या हुआ, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई?
सुजैन ने पूछा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? उसके बाद उस एक्स हस्बैंड ने कहा, मैं तो बस तुमसे मिलने आया हूँ, देखना चाहता था आखिर तुम बिना किसी परेशानी के रह तो रही हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद सुजैन ने कहा, तुम होते कौन हो मेरी परवाह करने वाले? जो कुछ भी हमारे बीच था वो सब कोर्ट में खत्म हो चुका है, तो बेहतर यही होगा तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सिंपत्ति की भूखी नहीं हूँ, निकल जाओ यहाँ से। उसके बाद सुजैन का जो एक्स हस्बैंड था उसने कहा, देखो इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, मैं भी जानता हूँ तुम्हारे पास मुश्किल से 5 से 10 हज़ार डॉलर होंगे सेविंग्स की, और वो भी कुछ महीने चलेंगे, उसके बाद तुम रोड पर ही नजर आओगी, इसलिए इतना भाव मत खाओ, समझी तुम? अगर मेरे कहे मुताबिक तुम चलती ना तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता। और हाँ, मुझे कोई तुमसे बात करने का शौक नहीं था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर सिर्फ इंसानियत के लिए आया, ये देखने के लिए कि कहीं तुम भूखी तो नहीं मर रही, बेवकूफ कहेंगी। उसके बाद सुजैन में और उसके एक्स हस्बैंड में कहा सुनी हो गई और दोनों लड़ाई करने लगे। उसके बाद सुजैन ने दरवाजा जो था वो अपने एक्स हस्बैंड के मुंह पर बंद कर दिया, और जाते जाते सुजैन के एक्स हस्बैंड ने कहा, ये तो अभी शुरुआत है, देख लेना तुम पूरी बर्बाद हो जाओगी, अभी तो तुम इस जंगली घर में रह रही हो ना, देख लेना वो दिन दूर नहीं है जब तुम रोडों पर भीख मांगती हुई नजर आओगी, मेरी बात को याद रखना। ये कहकर सुजैन का एक्स हस्बैंड वहां से चला गया, और सुजैन बस अपने दिल को जैसे तैसे संभाल रही थी। सुजैन बहुत मुश्किल से अपने पति को भूल पाई थी, लेकिन वापस वही लड़ाई झगड़ों की वजह से सारे जो जख्म थे जिन्हें सुजैन ने अपने दिल में छुपा कर रखा था, वो सारे जख्म एक बार फिर से हरे हो गए, और सुजैन फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी में ये सब क्या चल रहा है। रोते रोते तभी अचानक से सुजैन ने अपने एक्स हस्बैंड के चिल्लाने की आवाज सुनी, और वो बहुत भयानक चीख सुनने के बाद सुजैन से रहा नहीं गया। आखिर जैसा भी उसका रिश्ता था, रिश्ता हस्बैंड वाइफ का था, और डिवोर्स एक कागज के टुकड़े पर साइन करने से दिल के रिश्ते नहीं टूटा करते। कहीं ना कहीं सुजैन के दिल में अभी भी अपने पति के लिए प्यार था, इसलिए वो एकदम परेशान हुई दरवाजा खोलकर उसी कच्चे रास्ते पर भागी जो मेन रोड से कनेक्ट होता था, और वो मेन रोड तक नंगे पैर ही भागते हुए आई, लेकिन उसे कहीं भी अपना एक्स हस्बैंड नहीं मिला। उसे कुछ नजर आया तो मेन रोड पर एक कार जो उसके एक्स हस्बैंड की थी, उसने उस कार में देखा तो उसका एक्स हस्बैंड कार में भी नहीं था। उसके बाद सुजैन ने अपने एक्स हस्बैंड का नाम लेके आवाज लगाई, जॉन, जॉन, कहाँ हो तुम? जॉन, जॉन, तुम कहाँ हो? सुजैन ने बहुत जोर जोर से अपनी पूरी ताकत से चीखा और अपने एक्स हस्बैंड यानी जॉन का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सुजैन ने जब जॉन को कहीं पर भी नहीं पाया तब वो वापस भागते हुए अपने घर के अंदर आई। उसने घर के दरवाजे बंद किए और तुरंत फोन उठाया। उसके बाद उसने पुलिस को कॉल किया। सामने से आवाज आई, हेलो पुलिस स्टेशन। सुजैन ने बोलना शुरू किया, हेलो हेलो सर, हेलो सर, ये जो शहर के बाहर 5 किलोमीटर दूर जंगल में एक घर है ना, मैं वहां पर रहती हूँ। मैंने अभी भी रेंट पर लिया है। मेरे एक्स हस्बैंड यहाँ पर आए थे और वो मुझसे लड़ाई कर रहे थे, इसलिए मैंने घर का दरवाजा बंद कर दिया। वो यहाँ से जा रहे थे और तभी अचानक से उनके चिल्लाने की आवाज आई। मैंने बाहर जाकर देखा तो वो मुझे कहीं नहीं मिले। मेन रोड पर उनकी कार खड़ी है और मैंने हर जगह देख लिया, वो कहाँ पर है कुछ पता नहीं। प्लीज प्लीज आप यहाँ पर जल्दी आ जाइए। उसके बाद सामने से आवाज आई, ठीक है मैम, आप घबराइए मत, हम थोड़ी देर में वहां पर पहुंच रहे हैं। सुजैन अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, बस वो प्रे कर रही थी जल्द से जल्द पुलिस वाले आए और जॉन का पता लगाए। आखिर जॉन कहां पर गया, उसे क्या हुआ, आखिर वो चिल्लाया क्यों। सुजैन रो ही रही थी, तभी अचानक से 10 मिनट बाद उसके घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। सुजैन भागते हुए घर के दरवाजे के पास आई और उसने सावधानी रखते हुए बोला, कौन है, कौन है? तभी सामने से आवाज आई, हेलो मैम, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं। आपने अभी कॉल किया था, आपने कहा कि आपके हस्बैंड यहां से अभी गायब हो गए हैं। मैं उसी सिलसिले में आया हूं। उसके बाद जब ये आवाज सुजैन ने सुनी तब उसने दरवाजा खोला। सामने एक पुलिस वाला रिवॉल्वर लिए खड़ा था
और उस पुलिस वाले ने कहा, क्या आपने ही कॉल किया था? उसके बाद सुजैन ने कहा, हाँ मैंने ही कॉल किया था। अभी मैंने रिसेंटली इस घर को किराए पर लिया है और अभी मेरे एक्स हस्बैंड यहाँ पर आए थे जिनसे मेरा डिवोर्स हो गया है, और उनके बीच और मेरे बीच कहासुनी हो गई। तभी मैंने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और वो यहाँ से जाने लगे, और तभी अचानक से उनकी चीख मुझे सुनाई दी। उसके बाद मैं भागते हुए बाहर आया। मैंने देखा वो कहीं नहीं थे। वो कहाँ पर है? आप देखिए, प्लीज़ आप देखिए। उसके बाद सुजैन को इतना घबराए हुआ देखकर उस पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है मैम, आप घबराइए मत, मैं अभी देखता हूँ। ऐसे आप परेशान मत होइए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। उसके बाद क्या था, उस पुलिस इंस्पेक्टर ने एक टॉर्च निकाली और उससे जंगल वाले रास्ते पर टॉर्च की रोशनी मारने लगा। उसके बाद उस पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा, तो यहाँ से कहाँ गए वो? सीधा रास्ता ना जो यहाँ मेन रोड की ओर कनेक्ट होता है? उसके बाद सुजैन ने कहा, हाँ यही रास्ता है। वो पुलिस वाला अपने हाथ में टॉर्च लिए उस रास्ते पर इधर से उधर भटकता रहा। उसने कई जगह रोशनी मारकर देखी, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला कि आखिर जॉन कहां पर गया। जंगल में ढूंढते ढूंढते उस पुलिस इंस्पेक्टर को जॉन का कोई अता पता नहीं चला। सुजैन अपने घर में ही थी और अपने सर पर हाथ रख के रो रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उस पुलिस वाले के चीखने की भी आवाज आई, और वो चीखने की आवाज इतनी ज्यादा भयानक थी जिसे सुनकर तुरंत सुजैन भागते हुए दरवाजे के पास आई और उसने दरवाजा बस बंद करने की कोशिश करी ही थी। तभी अचानक से दरवाजे पर एक भारी भरकम बॉल जैसी चीज आकर लगी और पूरा जो दरवाजा था वो खून से सन गया। सुजैन ने देखा कि उस पुलिस इंस्पेक्टर का कटा हुआ सर उसके घर की चौखट पर पड़ा हुआ था और वो पूरा खून से सना हुआ था। सुजैन ने अपना दरवाजा देखा तो वो भी खून से सन गया था और उसने बहुत जोर से चीखा और घर के सारे खिड़की दरवाजों को अच्छे से बंद कर दिया। सुजैन ने जैसे ही दरवाजा बंद किया और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, तब उसका पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक कांप रहा था। उसने वापस अपने हाथ फोन की तरफ बढ़ाए और फिर से पुलिस स्टेशन में कॉल किया और सामने से आवाज आई, हेलो, इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, बताइए। फिर सुजैन ने कहा, हेलो सर, अभी यहाँ से आपके स्टेशन से एक पुलिस ऑफिसर आए थे और मैंने उन्हें बुलाया था। असल में मैं शहर के बाहर मौजूद घर में रहती हूँ और उस घर पर अभी मेरे हस्बैंड आए थे और उनसे मेरी कहासुनी हो गई और वो यहाँ से चले गए। उसके बाद में मैंने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी अचानक से मुझे मेरे हस्बैंड के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने घबराकर पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस स्टेशन से एक इंस्पेक्टर आए भी, लेकिन अभी मैंने और ये बोलते ही सुजैन बात पूरी भी नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। मामले की गंभीरता को समझते हुए उस पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत फोन रखा और वहां से कार लेकर निकल गया उस शहर से बाहर मौजूद घर की तरफ। उसके बाद उसने उस पुलिस इंस्पेक्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश करी जो थोड़ी देर पहले उस घर के लिए रवाना हुआ था। अब उसने कॉल तो मिला दी, लेकिन सिर्फ बेल रिंग हो रही थी, कॉल पिकअप कोई नहीं कर रहा था और इसी वजह से उसकी जो टेंशन थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई। वो पुलिस इंस्पेक्टर कई सारे सवालों के बारे में सोच रहा था। आखिर वहां पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो पुलिस इंस्पेक्टर कॉल पिकअप नहीं कर रहा है? वो लड़की इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों है? कहीं किसी गैंग ने उसके घर के ऊपर अटैक तो नहीं कर दिया? बहुत सारे सवाल उस पुलिस इंस्पेक्टर के दिमाग में चल रहे थे, इसलिए वो अपनी गन को लोड कर रहा था और उसे पता था कि उसे वहां पर किसी भी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उसने बाकी के जो पुलिस वाले थे जो पेट्रोलिंग कर रहे थे शहर में अलग अलग जगह, उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दी और कह दिया कि जल्द से जल्द उस घर के आसपास पहुंचो और वहां का जो एरिया है उसे अच्छी तरह से छानबीन करो, आखिर वहां पर गड़बड़ क्या है। ये बोलकर उस पुलिस इंस्पेक्टर ने अपना जो फ़ोन था उसे रख दिया और कार को ड्राइव करता रहा।
एक लंबे सफर के बाद वो पुलिस इंस्पेक्टर शहर से बाहर मौजूद उस घर के पास पहुंचा। उसके बाद उसने वहां का माहौल देखा तो माहौल बहुत ही ज़्यादा डरावना था। अब वो जो पुलिस इंस्पेक्टर था वो मेन रोड पर तो पहुंच गया था, लेकिन उस लड़की का घर कहाँ पर है ये पता कर पाना उस पुलिस इंस्पेक्टर के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि जो कच्चा रास्ता उस सुजैन की तरफ जाता था, सुजैन के घर की तरफ, वो रास्ता उस पुलिस इंस्पेक्टर को नहीं मिल रहा था। काफ़ी बार इधर उधर खोजने के बाद भी जब उसे वो घर नहीं मिला तब वो परेशान होने लगा, और तभी उसे अचानक से ऐसा महसूस हुआ जैसे उस जंगल वाले इलाके में उसे कोई देख रहा है, और वो अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाने लगा। आखिर कौन है जो उसके ऊपर नज़र रख रहा है? 5-10 मिनट एकदम चौकन्नी नज़रों के साथ में इधर उधर देखने के बाद भी उसे कोई नज़र नहीं आया। उसके बाद उस पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी गन को बाहर निकाला और अपने हाथ में गन रखी हुई थी उसने, ताकि कुछ भी गलत होने पर वो तुरंत एक्शन ले पाए। तभी अचानक से उसे एक फ़ोन आया, और फ़ोन जो था वो बाकी पुलिस वालों का था। वहाँ पर बाकी पुलिस वाले भी थोड़ी देर में पहुँचने वाले थे, बस वो पूछना चाहते थे कि वहाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं। उसके बाद उस पुलिस इंस्पेक्टर ने फ़ोन उठाया और बाकी के पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन दी कि कोई घबराने वाली अभी बात नहीं है, मैं चेकिंग कर रहा हूँ, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो मैं तुरंत इन्फॉर्म करूँगा। ये कहकर उस पुलिस वाले ने फ़ोन रख दिया और फिर से इधर उधर देखने लगा, और उसके बाद उसने उस पुलिस वाले को फ़ोन किया जो पहले उस घर के लिए आया था। उसके बाद जब उसने फ़ोन मिलाया तो उस पुलिस वाले की जो फ़ोन की रिंग थी वो कहीं आसपास से सुनाई देने लगी, जिसका साफ साफ मतलब था कि वो पुलिस वाला भी कहीं आसपास ही है। पीछा करते करते वो आखिरकार वो उस लड़की के घर के बाहर पहुंचा। उसने वहाँ पर जो नज़ारा देखा, उसे देखने के बाद वो एकदम बहुत चक्का रह गया। उसने देखा कि उस पुलिस वाले का जो धर था वो वहीं पर पड़ा हुआ था, और उसके जेब में फ़ोन की जो रिंगटोन थी वो बज रही थी। उस जगह पर पूरा खून ही खून बिखरा हुआ था, और उस लड़की के घर के दरवाजे के पास उस पुलिस वाले का कटा हुआ सर भी मौजूद था। उस लाश को देखने के बाद वो पुलिस इंस्पेक्टर थोड़ा सा डर गया। उसने तुरंत बाकी के पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया इस बारे में, और बाकी के पुलिस वालों ने अपनी जो स्पीड थी उसे बढ़ा दिया। अब वो पुलिस वाला उस घर के दरवाजे के पास गया जहां पर उस पुलिस वाले का कटा हुआ सर रखा हुआ था। उस कटे हुए सर को साइड करके वो पुलिस वाला घर में घुसा। उसने वहां पर देखा सुजैन बेहोश पड़ी हुई थी और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी नज़र आ रही थी। उसके बाद वो भागता हुआ किचन की तरफ गया। उसने फ्रिज में से एक पानी की बोतल निकाली और वो पानी की बोतल उसने उस सुजैन के मुंह पर उड़ेल दी, जिसकी वजह से सुजैन को होश आया और वो आसपास देखने लगी। जब वो होश में आई तो वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई और घबराई हुई थी। इसी वजह से वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उस पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, शांत हो जाओ, मैं हूँ। अभी तुमने पुलिस स्टेशन में कॉल किया था ना, और ये सब कैसे हुआ? ये सब सुनते ही वो लड़की सुजैन एकदम ज़ोर ज़ोर से बच्चों की तरह रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटी बच्ची को किसी ने बहुत बुरी तरह से डरा दिया हो। उस लड़की ने यानी कि सुजैन ने कहा, पता नहीं सर, मैंने यहाँ घर लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। कम बजट के चक्कर में यहाँ का घर ले लिया और यहाँ फंस गई। अभी कुछ ही दिन हुए थे यहाँ पर घर लिए हुए, और मेरे एक्स हस्बैंड यहाँ पर आए थे जिनसे मेरा डिवोर्स हो गया है। उसके बाद उनसे मेरी कुछ कहा सुनी हो गई। और तभी उस पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ ठीक है, ये सब तुम फ़ोन पर भी बता चुकी हो। अब मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने किसी को देखा जो ये सब कर सकता है? मेरे कहने का मतलब है कोई अजीब आदमी, कोई किलर, या फिर कुछ भी ऐसा जिसे देखकर लगे कि भाई यही ये काम कर सकता है। उसके बाद उस लड़की को सिर्फ रोने के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा था, और वो पुलिस इंस्पेक्टर भी समझ गया कि इस लड़की से पूछना बेकार है। उस पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, देखो तुम एक काम करो,
तुम ऊपर वाले कमरे में जाओ और अपने आप को अच्छी तरह से लॉक कर दो। जब तक मैं ना बोलूं दरवाज़ा मत खोलना। बाकी मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, बाकी के पुलिस वाले भी आ रहे हैं। सो ज़ेन ने उस पुलिस इंस्पेक्टर की बात मानी और ऊपर वाले कमरे में चली गई। उसने खुद को कमरे में लॉक कर दिया। वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कहीं ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात तो नहीं। दूसरी तरफ से उस पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर बाकी के जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो भी आ गए और एक पुलिस ऑफिसर कार के अंदर रुक गया। बाकी के 3-4 पुलिस ऑफिसर तुरंत उस घर के बाहर आए और जैसे ही उन्होंने उस पुलिस इंस्पेक्टर की लाश को देखा जो बिना सर की थी, उसे देखकर सभी पुलिस वाले एकदम चौकन्ने हो गए कि आखिर ये सब हुआ कैसे। उसके बाद वो जो पुलिस इंस्पेक्टर पहले वहाँ पर आया था वो वापस बाहर आया और बाकी के पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, इंस्पेक्टर जॉर्ज ये सब कैसे हुआ? कहीं इन सब के पीछे किसी गैंग का हाथ तो नहीं? उसके बाद उस पुलिस इंस्पेक्टर जॉर्ज ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं। अभी तक जितनी इन्वेस्टिगेशन मैंने करी है मुझे तो नहीं लगता ये किसी गैंग का काम है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया था तब घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और ये लाश ऐसे ही पड़ी हुई थी। इस लाश का सर दरवाजे के पास था और दरवाज़ा खुला हुआ था। अगर कोई गैंग होती तो वो घर में लूटपाट मचाती और एक लड़की भी अंदर थी, उसके साथ भी कुछ गलत कर सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसका साफ मतलब है कि इन सब के पीछे कोई और है जिसे ना ही पैसों का लालच है ना ही जिस्म का। उसके बाद बाकी के पुलिस ऑफिसर्स ने कहा, तो सर आपको क्या लगता है कहीं इन सब चीज़ों के पीछे कोई जंगली जानवर है या फिर कोई साइकोपैथ? आप किस तरफ इशारा करेंगे? उसके बाद उस पुलिस इंस्पेक्टर जॉर्ज ने कहा, देखो जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं उसके हिसाब से तो कोई जंगली जानवर ही है, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। हम पर कहीं से भी हमला हो सकता है। और तुम सर इतने ही हो? अभी तो एक पुलिस इंस्पेक्टर ने और ज्वाइन किया था, वो कहाँ पर है? उसके बाद उस पुलिस ऑफिसर ने कहा, सर वो तो अभी कार में बैठा हुआ है। उसने कहा कि कार को संभालने के लिए भी कोई होना चाहिए ना, हो सकता है यहाँ पर कोई कार चोरी कर ले, इसलिए हमने उसे उस कार में ही छोड़ा है। और उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर ये बात बोल ही रहा था, तभी अचानक से बहुत तोड़ फोड़ की जो आवाज़ थी वो आने लगी और उस पुलिस इंस्पेक्टर की जो कार में रुका हुआ था उसके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और साथ ही साथ वहाँ पर गोलियां चलने की भी आवाज़ आने लगी। ये सभी आवाज़ें जो थी, इन्हीं आवाज़ों को सुनकर सभी पुलिस वाले एकदम थर्रा गए। ऊपर कमरे में खुद को लॉक किए सुजैन भी एकदम बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। उसके बाद सभी पुलिस वाले उस रोड के पास गए जहां पर कार खड़ी थी और वहां का जो नज़ारा था उसे देखने के बाद सभी पुलिस वालों का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी पुलिस वाली कार पर एक आदमखोर फेंडिको ने, जिसकी हाइट 8 फुट थी, शरीर बहुत ही ज़्यादा पतला था, हाथ नुकीले थे और ज़बान एकदम लपलपा रही थी, उस आदमखोर राक्षस ने उस पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया था और अपने बीच बचाव के लिए वो अंदर बैठा हुआ पुलिस ऑफिसर बार बार उस राक्षस के ऊपर गोलियां चला रहा था, लेकिन उन गोलियों का कोई असर उस राक्षस के ऊपर नहीं हो रहा था। उसके बाद अपने साथी को बचाने के लिए सभी पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी गन जो थी वो निकाल ली और एक साथ उस राक्षस के ऊपर फायर कर दिया। अब जब इतनी जगह से अलग अलग डायरेक्शन से फायरिंग होने लगी तब सारी गोलियां उस राक्षस के शरीर में जाने लगी। अब उससे उस राक्षस को कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन गोलियों के शोर से उसे डर लगने लगा, इसलिए वो वहाँ से बहुत तेज़ी से भागा और जंगल में कहीं गायब हो गया। ये सब इतनी तेज़ी से हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। सभी पुलिस ऑफिसर उस गाड़ी में बैठे हुए पुलिस ऑफिसर के पास आए और उन्होंने उस पुलिस वाले की हालत देखी तो वो भी हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि उस पुलिस वाले के शरीर से खून बह रहा था और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी।
उसके बाद वहां पर एक एम्बुलेंस को बुलाया गया और उस घायल पुलिस वाले को हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया। साथ ही साथ जो डेड बॉडी थी उसके लिए अलग से एक एम्बुलेंस बुलाई गई और उस एम्बुलेंस में उस डेड बॉडी को हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां पर पोस्टमार्टम करने वाली टीम उस पुलिस ऑफिसर का पोस्टमार्टम करती। अब पुलिस वालों को तो अभी तक ये लग रहा था कि इन सब चीज़ों के पीछे किसी जंगली जानवर का हाथ है, लेकिन जब से उन्होंने उस आदमखोर वेंडिगो को देखा था तो उनकी जो रूह थी वो कांप गई थी और वो ये सोच रहे थे कि अगर ये बात वो बाहर जाकर डिपार्टमेंट में बताएंगे तो क्या उनकी बात पर कोई यकीन करेगा या फिर नहीं करेगा। तभी इंस्पेक्टर जॉर्ज ने कहा, हम सब तो यहाँ पर है, तो घर की रखवाली कौन कर रहा है? उस घर में वो लड़की अकेली है, चलो जल्दी। जब सभी पुलिस वालों को याद आया आखिर वो सुजैन को उस घर में अकेले छोड़कर आ गए हैं, तब सभी उस घर की तरफ भागे। उसके बाद वो सभी एक लाइन से घर की तरफ भागी रहे थे, तभी अचानक से सबसे पीछे खड़े हुए पुलिस ऑफिसर को एक राक्षस जो था वो अचानक से बहुत फुर्ती के साथ लेकर जंगल में घुस गया और उस पुलिस ऑफिसर की जो चिल्लाने की आवाज़ थी वो सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड आई। और जब बाकी के पुलिस वालों को रियलाइज हुआ कि उनका एक साथी कम है, तब उन्होंने आसपास देखना शुरू किया और जब उन्होंने उस पुलिस ऑफिसर के चिल्लाने की आवाज़ को सुना तब वो भी दहल गए। 10 सेकंड तक चिल्लाने के बाद वो पुलिस ऑफिसर शांत हो गया और वो जो शांति थी वो बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। इंस्पेक्टर जॉर्ज कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो सब करे तो करे क्या। उन्होंने इतनी गोलियां उस राक्षस पर चलाई थी, लेकिन एक भी गोली का जो असर था वो उस राक्षस पर नहीं हुआ। उसके बाद वो सभी पुलिस ऑफिसर उस घर के आसपास जाकर घेरा बनाकर खड़े हो गए और इंस्पेक्टर जॉर्ज ने कहा, मैं बोल रहा हूँ लड़की, तुम बाहर आ जाओ, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, हम इस राक्षस से नहीं जीत सकते। इंस्पेक्टर जॉर्ज ने ये बोला ही था, तभी एक और साथी ऑफिसर पर उस राक्षस ने हमला कर दिया। उसके बाद सभी पुलिस ऑफिसर्स ने उस राक्षस पर फिर से अंधाधुंध फायरिंग करी, लेकिन उससे पहले ही उस पुलिस ऑफिसर को लेके वो राक्षस जंगल में गायब हो गया। इंस्पेक्टर जॉर्ज की बात को सुनकर वो लड़की सब कुछ छोड़ छाड़ कर दरवाज़ा खोलकर बाहर की ओर भागी और उसके बाद में वो सभी पुलिस वाले जो भी जिंदा बचे थे उन्होंने उस लड़की के आसपास घेरा बना लिया, क्योंकि वो जानते थे उस लड़की को प्रोटेक्ट करना उनका धर्म है। इसलिए उस लड़की को प्रोटेक्ट करते हुए जैसे तैसे वो उस लड़की को कार के पास लेकर आए और उन्होंने उस लड़की को कार के अंदर बैठाया और खुद भी कार के अंदर बैठे। उसके बाद इंस्पेक्टर जॉर्ज ने तुरंत गाड़ी को स्टार्ट किया और वो वहाँ से गाड़ी को लेके पूरी रफ्तार के साथ वहाँ से निकले, लेकिन तभी अचानक से उनकी गाड़ी का जो शीशा था उसके ऊपर किसी ने एक फुटबॉल आकार जैसी चीज़ को फेंक कर मारा। उसके बाद वो जो शीशा था फ्रंट वाला वो पूरा सामने का क्रैक हो गया, जिसकी वजह से सामने देखने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलाहट आने लगी। उसके बाद ना चाहते हुए भी उस पुलिस इंस्पेक्टर जॉर्ज को कार को रोकना पड़ा और कार रोकते ही उस इंस्पेक्टर जॉर्ज ने और बाकी पुलिस वालों ने और साथ ही साथ सुजैन ने भी देखा कि वो जो दूसरा पुलिस इंस्पेक्टर था जिसे वो राक्षस अपने साथ पकड़कर लेकर गया था, उसका कटा हुआ सर पुलिस वालों की गाड़ी के आगे पड़ा हुआ था। इस भयानक घटना से वो पुलिस वाले और सुजैन संभले ही नहीं थे। तभी अचानक से गाड़ी के पीछे वाले शीशे पर भी किसी ने किसी के कटे हुए सर को फेंका और वो इतनी तेजी से फेंका जिसकी वजह से पीछे वाला शीशा भी एकदम क्रैक हो गया। जब उन पुलिस वालों ने ध्यान से देखा तब उन्हें याद आया कि ये भी पुलिस वाले का कटा हुआ सर ही है। उसके बाद जॉर्ज समझ गया कि यहाँ पर रुकना बस अपनी मौत को दावत देने के बराबर है, इसलिए उसने उस टूटे हुए शीशे के साथ ही ड्राइविंग करना शुरू कर दिया और वो समझ गया कि अगर उन्हें निकलना है तो इसी टूटे शीशे के साथ निकलना होगा। बहुत मुश्किलों के साथ घबराए हुए मन के साथ वो सभी शहर के अंदर घुस गए जहां पर लोगों की आवाजाही चल रही थी। उसके बाद जैसे ही वो पुलिस वाले
अपनी कार से बाहर निकले तो सबकी जो हालत थी वो एकदम टाइट हो चुकी थी और सुजैन तो एकदम घबरा कर बेहोश हो गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद जब ये बात फैली और लोगों को पता चला कि आखिर वहाँ पर क्या है, तो उसके बाद में उस इलाके को बैन कर दिया गया और उस घर को जिसे किराए पर लिया था सुजैन ने, उस घर को हमेशा के लिए अबेंडेंड छोड़ दिया गया। और कहते हैं कि आज भी उस अबेंडेंड घर के इलाके में वो राक्षस रहता है और अपनी भूत मिटाने के लिए आने जाने वाले लोगों को अपना खाना बनाता है।